सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। सो बिना कोई देरी किए चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये जो चैप्टर है वो हमारा मैनेजमेंट से रिलेटेड है एंड हमें ये क्या बताता है कि हम जो मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट इन द सेंस हम जो अपने बिजनेस को संभालने का काम करते हैं, द वर्क ऑफ मैनेजिंग द बिजनेस, उस बिजनेस को संभालने का जो काम है उसे करने के लिए कुछ जनरल गाइडलाइंस होता है या फिर कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको कि मान करके अगर हम लोग अपने बिजनेस का गाइडेंस को अगर हम लोग मैनेज करें तो अच्छा होगा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ्स दैट एक्ट एज जनरल गाइडलाइंस फॉर टेकिंग मैनेजेरियल एक्शंस एंड डिसीजन। मतलब मैनेजमेंट को ठीक से संभालने के लिए, मैनेजिंग करने के लिए जो ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमें गाइड करती हैं जिससे कि हम लोग मैनेजमेंट को अच्छे से चला सके, उन्हीं को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। ओके, ये मुझे उतना बताने का ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि दूसरे चीज़ों में मदद करते हैं, ठीक वैसे ही मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल्स मदद करते हैं उन्हें हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। ओके, अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या है, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है ये हमें हर एक बिजनेस में चाहिए। मतलब चाहे वो बिजनेस छोटा हो या फिर चाहे वो बिजनेस बड़ा हो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर एक बिजनेस में फॉलो करना होता है। इट इज़ नॉट दैट कि सिर्फ बड़े बिजनेसेस में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या फिर मैनेजमेंट का गाइडलाइन हमें फॉलो करना होता है। चाहे हम कितना ही छोटा बिजनेस क्यों ना करें या फिर हम चाहे कितना ही बड़ा बिजनेस क्यों ना करें, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें उसे फॉलो करना होता है। ओके, अब है डायनेमिक। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड बट फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक इन नेचर, दे कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम। अब कोई भी चीज़ डायनेमिक है इसका मतलब क्या होता है कि वो समय के साथ चेंज होता रहता है। तो ठीक उसी तरीके से ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है या फिर मैनेजमेंट को करने का जो गाइडलाइन होता है ये भी समय के साथ चेंज होता है, जो कि ऑब्वियस रीज़न है कि आज से 50 साल पहले हम जैसे बिजनेस करते थे उस टाइम पे का जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स था वो आजकल में एप्लीकेबल नहीं है। आजकल में मैनेजमेंट बिल्कुल अलग हो चुका है एंड उसी के लिए एक अलग मैनेजमेंट प्रिंसिपल चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डायनेमिक होता है, इसे समय के साथ चेंज होना पड़ता है। ओके, फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर कंटिंजेंट इन नेचर, दे डिपेंड ऑन द प्रिवेलिंग सिचुएशन। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो सिचुएशन के ऊपर में डिपेंड करता है कि सिचुएशन किस टाइप का है। ओके, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये बस जनरल गाइडलाइन होता है कि ऐसा कर सकते हैं, लेकिन असली में क्या करना होगा ये सब उस सिचुएशन के ऊपर में डिपेंड करता है। मतलब एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है कि एक बिजनेस में एक तरीके से अप्लाई होता होगा एंड वही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो दूसरे वाले में एक अलग तरीके से अप्लाई होता होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टोटली सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा होता है। ओके, फिर है इक्वल इंपॉर्टेंस। ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, पहला ये, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, फिर चौथा ये। अब हर एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो सब का सब इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा कोई नहीं है कि एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को आप छोड़ देंगे और दूसरे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को ही आप सिर्फ फॉलो करेंगे। इफ़ यू आर डूइंग मैनेजमेंट तो आपको हर एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को सेम तरीके से फॉलो करना होगा। ईच एंड एवरी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। फिर है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट शो द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट ऑफ थिंग। मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली हमें क्या दिखाते हैं कि कोई भी चीज़ हुआ तो क्यों हुआ एंड उसके होने से क्या इफेक्ट हुआ, ये दो चीज़ें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिखाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली टेल्स अस दैट इफ समथिंग हैज़ हैपेंड सो व्हाई हैज़ दैट हैपेंड एंड उसके होने से क्या इफेक्ट पड़ा है। जैसे अगर हमारी सेल्स बढ़ गई है
तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें उसके बारे में क्या बताएगा कि सेल क्यों बढ़ गई है। सेल इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हो सकता है कि हमने अपना एक नया मशीन लाया था जिसकी वजह से हमारा जो इम्प्रूवमेंट है प्रोडक्शन में वो हुआ है। एंड इस सेल बढ़ जाने की वजह से क्या हुआ है, हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। तो ये सब भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताते हैं। मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें पूरा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि अगर बिजनेस में कोई भी चीज़ हुआ है तो वो क्यों हुआ है एंड उसके होने से क्या इफेक्ट हुआ है। ओके, अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, वाई इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नेसेसरी। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक गाइडलाइन की तरह काम करते हैं। जैसे किसी अंधे को लाठी का सहारा होता है, ठीक उसी तरीके से एक मैनेजर को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सहारा होता है। तो सबसे पहला ये है कि इंक्रीज इन वर्किंग एफिशिएंसी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड अपॉन पास्ट एक्सपीरियंसेस। दीज पास्ट एक्सपीरियंसेस आर ऑफ ग्रेट यूज। दे हेल्प द मैनेजर इन मेकिंग डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग सिचुएशन दैट दस इंक्रीजिंग देयर वर्किंग एफिशिएंसी। मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो बेसिकली हमें ये बताता है कि किसी भी सिचुएशन को कैसे संभालना है एंड कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें बेसिकली बता ही देता है कि हमें क्या करना है, तो इसमें हर एक मैनेजर जो है वो एफिशिएंटली काम करना सीख जाता है, क्योंकि उसके पास एक गाइड रहता है। तो उससे अगर गलती भी होगी तो वो उस गाइड को देख के सब अपना गलती को ठीक कर सकता है। सो इसमें बेसिकली होता क्या है कि क्योंकि ये एक गाइडलाइन की तरह है कि अगर तुमसे नहीं हुआ तो हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए हैं। तो इससे जो बिजनेस में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो और भी ज़्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनसे कोई गलती भी हुई तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उनका साथ देने के लिए वहाँ पर है। ओके, फिर है हेल्प टू कोप अप विद चेंजेस। मार्केट कीप्स ऑन चेंजिंग, देयरफॉर अ बिजनेस फर्म इज रिक्वायर्ड टू कोप अप विद द चेंजेस इन ऑर्डर टू सर्वाइव। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प टू कोप अप विद सच चेंजेस। अब देखिए, मार्केट हमेशा चेंज होता रहता है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में ही जान लिया था कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो चेंज होता रहता है, दैट चेंजेस विद टाइम। अब इस बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंज होने के साथ साथ हमारे फर्म को भी चेंज होना होगा। एंड वो चेंज कैसे होता है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ही हम सीखते हैं। जो मैनेजमेंट के बेसिक गाइडलाइंस या फिर जो मैनेजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वही हमें उन चेंजेस के साथ कोप अप करना सिखाते हैं। ओके, सो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जरूरी हो जाता है। फिर एजुकेटिंग एंड ट्रेनिंग मैनेजर्स। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड अपॉन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। दे हेल्प इन ट्रेनिंग ऑफ मैनेजर्स एज दे आर सर्टेन टिप्स विच मैनेजर्स शुड फॉलो। Principles of management can also be used as the tool for educating new managers and to conduct research in the market। मतलब अगर देखिए, अगर मैनेजमेंट एक आर्ट है तो उस आर्ट का जो किताब है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज बेसिकली इट इज़ अ गाइडलाइन, वो एक रूल बुक है जिसको अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो क्योंकि इसमें मैनेजमेंट का हर एक सिचुएशन के बारे में दिया है कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो उसके साथ कैसे डील करना है, अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो उसमें कैसे डील करना है। तो इससे अगर कोई नया मैनेजर है तो उसको सिखाना बहुत आसान रहता है। इट इज़ वेरी इजी टू टीच द मैनेजर कि कोई अगर नया मैनेजर है तो उसको भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू चीज़ें सिखाना बहुत आसान हो जाता है कि उसे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। दिस बिकम्स वेरी इजी। फिर है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फैसिलिटेट द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। थ्रू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अ बिजनेस फर्म कैन यूज द रिसोर्सेज इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें सिखाते हैं कि हमारे बिजनेस फर्म में जो जो चीज़ें हमारे पास हैं, वट एवर वी आर हैविंग, हम उन्हें किस तरीके से एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हमें एफिशिएंट यूज़ करना सिखाते हैं। एंड ये कैसे सिखाते हैं ये हम आगे चल के देखने वाले हैं। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जरूरी हो जाता है। फिर है प्रोवाइड इनसाइट्स। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्ले अ key role in providing insights to facilitate efficient decision making. These principles add to the knowledge and ability to deal with various situations and also help in handling recurring contemplated problems। मतलब
प्रोवाइडिंग इनसाइट का मतलब होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसको ठीक कैसे किया जाए, वो भी हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिखाते हैं। इन प्रोवाइडिंग इनसाइट्स टू फैसिलिटेट एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग, मतलब अंदर की बात भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें बता देते हैं कि अगर कभी ये गलती हो गया तो उसको इस तरीके से ठीक किया जा सकता है। ओके, इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो ज़रूरी होता है। अब आता है कि अब तक हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है ये जान लिया कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक तरीके का गाइडलाइन होता है जो कि हमारे हेल्प के लिए होता है, फिर ये क्यों ज़रूरी है ये भी हमने जान लिया। अब मेन चीज़ आता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या, व्हाट इज़ दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली होते क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो अब हम जानने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये मेनली, ऐसे तो बहुत लोगों ने दिया है लेकिन दो लोगों का मेन इसमें कंट्रीब्यूशन है। एक है हेनरी फेयोल एंड एक है टेलर। ओके, हेनरी फेयोल एंड टेलर, इन सभी ने जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हुए हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड उन्हीं को फॉलो किया जाता है। तो अब तक हम जो बात कर रहे थे कि ये गाइडलाइन है, ये करते हैं, ये हमें उसमें हेल्प करते हैं, तो वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है वो है फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि हेनरी फेयोल ने हमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे कि किस तरीके से मैनेजमेंट को हमें संभालना चाहिए। ओके, तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आता है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फेयोल सेड दैट द टोटल वर्क ऑफ द फर्म should be divided into small lots and every employee be given the job according to his ability, and when the employee keeps on doing the same job continuously he specializes in it। मतलब हेनरी फेयोल ने हमें यहाँ पे क्या कहा कि एक फर्म में जो काम होना है वो अगर इतना बड़ा काम है तो वो किसी एक आदमी को के करने लायक नहीं है, कोई एक आदमी उसे अकेला नहीं कर सकता है। नो वन पर्सन कैन डू द वर्क ऑन हिज ओन। तो हेनरी फेयोल ने क्या कहा कि ऐसे में ये जो काम है इस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहिए। दिस शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल लॉट्स एंड इसमें से हर एक टुकड़ा जो है वो किसी एक आदमी को दे दो। जैसे ये इसको दे दिया, फिर ये इसको दे दिया, फिर ये इसको दे दिया, फिर ये इसको दे दिया। ओके, तो हेनरी फेयोल ने कहा कि अगर एक बहुत बड़ा काम है तो बहुत बड़ा काम को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में कर दो और एक आदमी को वो काम दे दो, एंड जब वो आदमी उसे रोज करता रहेगा तो वो उस चीज़ में माहिर हो जाएगा। तो हम जो यहाँ पे कहते थे कि वर्कर्स को एफिशिएंट बनाता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मेक्स द वर्कर एफिशिएंट, वो कैसे बनाता है, वो ऐसे ही बनाता है कि टोटल काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे एंड जब एक टुकड़ा हर एक आदमी को मिलेगा एंड वो उसी टुकड़े का काम तो हर रोज करता रहेगा तो वो उसमें स्पेशलाइज हो जाएगा। ओके, फिर है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फेयोल इंसिस्टेड दैट अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड मैच। द अथॉरिटी गिवन टू एन एम्प्लॉय मस्ट बी इक्वल टू हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हेनरी फेयोल ने क्या कहा कि हम जानते हैं कि अगर किसी का बिजनेस में पावर होता है तो किसी का बिजनेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मतलब किसी का नहीं उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इफ समबडी इज हैविंग पावर इन द बिजनेस देन ही इज ऑल्सो हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द बिजनेस। तो हेनरी फेयोल ने क्या कहा कि ये जो पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है दिस मस्ट बी इक्वल, मतलब जिसका जितना पावर है उसे उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना चाहिए एंड उसके हिसाब से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना चाहिए। मतलब ये कि अगर मैंने सुपरवाइज़र को एक एमडी का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया तो वो नहीं होगा। अगर इस आदमी के पास सुपरवाइज़र का पावर है तो इसके पास सुपरवाइज़र का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। अब अगर मैं किसी लेबर को, जो कि उसके पास पावर सिर्फ लेबर का ही है, लेकिन उसे मैंने काम दे दिया सीईओ वाला, तो क्या ये होगा? नहीं। तो हेनरी फेयोल ने ये कहा कि जिसका जितना पावर है
उसका अथॉरिटी भी वैसा होना चाहिए, और जिसका जितना अथॉरिटी है उसका पावर भी उतना होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी का बहुत कम अथॉरिटी है लेकिन उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत दे दिया गया, या फिर किसी का बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन उसको पावर बहुत दे दिया गया। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। फिर है discipline. Fayol insisted that the work should be done keeping up with the discipline of the firm. He said that the discipline must be kept at all levels of production. अब यहाँ पे क्या कहा गया कि फर्म का डिसिप्लिन मतलब फर्म का जो रूल एंड रेगुलेशंस होता है, फर्म के अंदर में जो रूल्स होते हैं, ये सभी चीज़ों को फर्म के हर एक लेवल पे मानना चाहिए। मतलब सिंपल सा बात है कि जो स्कूल में डिसिप्लिन होता है कि हमें स्कूल के रूल्स को मानना होता है, ठीक उसी तरीके का डिसिप्लिन एक बिजनेस में भी होना चाहिए। एक बिजनेस में भी ये डिसिप्लिन होना चाहिए कि हर एक लेवल पे लोग डिसिप्लिन्ड वे में काम करें। ओके, फिर है यूनिटी ऑफ कमांड। Fayol said that an individual should get command or orders from one source only. अब अगर मुझे बताइए, ये एक आदमी है, ठीक है, इस आदमी को ये एक सुपरवाइज़र है, ये एक सुपरवाइज़र है। अब इसके मैनेजर ने बोल दिया कि आप जाइए, आप वहाँ से वो फाइल ले करके आइए, मतलब वहाँ से उस फाइल को ले करके आइए, उस फाइल को रेडी कीजिए। इसने कहा ठीक है सर। फिर और एक मैनेजर आया, उसने भी इसके ऊपर में काम थोप दिया, तो ये उसका भी काम कर रहा है, फिर ये इसका भी काम कर रहा है। और अब जब काम लेने का बारी आएगा तो फिर ये अपना काम मांगेगा, ये अपना काम मांगेगा, ये अपना काम मांगेगा, तो ये एक आदमी कितनों का काम करेगा। तो यहाँ पे ये बताया गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आदमी को बहुत सारे लोग ऑर्डर दे रहे हैं। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। एक आदमी को बहुत लोगों से नहीं बल्कि सिर्फ एक ही आदमी से ऑर्डर मिलना चाहिए। वन पर्सन शुड गेट ऑर्डर्स फ्रॉम वन मैन ओनली, ये यहाँ पे फेयोल ने कहा था। फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फेयोल इंसिस्टेड दैट द वर्क डन बाय ऑल इंडिविजुअल्स मस्ट बी इन वन डायरेक्शन, दैट दे मस्ट ऑल वर्क टू अचीव वन गोल। फॉर एग्जाम्पल, लेबरर्स वर्किंग इन अ जूट मिल आर डायरेक्टेड टू वन गोल, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ जूट गुड। मतलब यहाँ पे सिंपली ये कहा गया कि फर्म में जितने या फिर कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों का एक ही गोल होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि किसी का दूसरा गोल है और बाकियों का अलग गोल है। मतलब कोई फॉर एग्जाम्पल कोई लेबर है जो कि सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईच एंड एवरीबडी शुड कीप इन माइंड द मेन गोल ऑफ द फर्म। जो फर्म का मेन गोल होता है उस चीज़ को हर किसी को ध्यान में रखना चाहिए। फिर है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। फेयोल इंसिस्टेड दैट द इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ अ लेबरर मस्ट बी इक्वल टू द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। मतलब जो फर्म का भलाई है वही मेरा भलाई है। मतलब मुझे अपने लिए अलग से नहीं सोचना चाहिए। आई शुड नॉट थिंक डिफरेंटली फॉर मी। मुझे अपने लिए अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो फर्म का इंटरेस्ट है वही मेरा इंटरेस्ट है। जहाँ पे फर्म की भलाई वहाँ पे मेरी भलाई। ऐसा नहीं होगा कि फर्म का भलाई किसी दूसरे चीज़ में है एंड मेरा भलाई किसी दूसरे चीज़ में है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, फिर था रेम्यूनरेशन। फेयोल insisted that the remuneration payable to an individual must be fair, otherwise the individual will not work properly. He must get his share which he deserves. मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि भैया जो जैसे काम कर रहा है उसे उसके हिसाब से दो। मतलब ऐसा नहीं कि उससे बहुत ज़्यादा काम करवा लिया एंड बहुत कम सैलरी दे रहे हैं, या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो काम कुछ भी नहीं कर रहा है लेकिन उसे सैलरी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। दोनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि जितना वो काम कर रहा है उस हिसाब से उसे सैलरी दी जाए। ऐसा नहीं कि किसी को बहुत कम सैलरी मिल रही है तो किसी को बहुत ज़्यादा सैलरी मिल रही है। एक फेयर अमाउंट ऑफ सैलरी जो है वो हर किसी को मिलना चाहिए। ओके, फिर है
Centralization and decentralization. Fayol insisted that there must be a proper balance between centralization and decentralization. The company must not be too centralized and it must also not be too decentralized. अब centralization and decentralization जिनको नहीं पता है वो मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि centralization का मतलब होता है कि एक कंपनी में जितना भी पावर है, मतलब जितना भी काम करने का या फिर जितना भी डिसीजन लेने का पावर है वो कुछ ही लोगों के पास है। मतलब एमडी है एंड सीईओ है, बस इन्हीं दोनों के पास बिजनेस में जो होगा वो इन्हीं दोनों के पास पावर है। तो क्योंकि यहाँ पे पावर कुछ ही लोगों के बीच में है तो इसको हम लोग सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर। एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि एमडी के पास पावर है, सीईओ के पास पावर है, मैनेजर के पास पावर है, फिर इसके बाद सुपरवाइजर के पास पावर है। तो इन सभी लोगों के पास पावर है, ये यहाँ पे है। तो फेयोल ने क्या कहा कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पावर बहुत कम लोगों के पास हो और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पावर बहुत ज़्यादा लोगों के पास हो, क्योंकि जब पावर ज़्यादा लोगों के पास होगा तो उसका गलत इस्तेमाल होगा एंड जब पावर कम लोगों के पास होगा तो भी उसका गलत इस्तेमाल होगा। इसीलिए देयर मस्ट बी अ बैलेंस, मतलब सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए, लेकिन दोनों जो है वो एक पर्टिकुलर तरीके में होना चाहिए। ओके, फिर है चेन कॉल। Fayol insisted that in a company, information should flow in a scalar chain, that is from one authority to another, then to another in a series. It must not be flown directly. However, if the information is necessary and important, it can flow through gangplank. अब Fayol ने क्या कहा कि अगर एक डिपार्टमेंट है, मैं ये डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, अगर एक डिपार्टमेंट है तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई जूनियर जो है वो अपने सीनियर से ऐसे ही बात कर ले रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे एच जो है वो सबसे ज़्यादा जूनियर है एंड जो बी है वो सबसे ज़्यादा सीनियर है, उसके ऊपर में कंपनी का मालिक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो एच है ये एच जा कर के बी से डायरेक्ट बात कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए कि एच को अपने सीनियर को बताना चाहिए, फिर एच का सीनियर उसके सीनियर को, एच अपने सीनियर जी को बताएगा, जी अपने सीनियर एफ को बताएगा, एफ ई को डी, ई डी को डी, सी को सी, बी को, एंड ऐसे करके ये जो इंफॉर्मेशन है ये बी तक पहुंचना चाहिए। तो फेयोल ने कहा कि इस तरीके से इंफॉर्मेशन फ्लो होना चाहिए। अब इसका और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे मैं अगर बात करूं तो एक कंपनी है जिसका दो डिपार्टमेंट है, एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक है फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इतने लोग काम कर रहे हैं एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में इतने लोग काम कर रहे हैं। तो अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एफ है एंड एफ जो है वो यहाँ के एल के साथ बात करना चाहता है, तो फेयोल ने क्या कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये एफ डायरेक्टली जा करके एल के पास बात कर रहा है। नहीं, पहले एफ जो है वो अपने सीनियर को बताएगा, फिर वो अपने सीनियर को, 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 फिर जब ये सीनियर मोस्ट के पास चला जाएगा तो वहाँ से इसके पास, वहाँ से इसके पास, वहाँ से इसके पास, वहाँ से इसके पास, ऐसे करके इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होना चाहिए। अब ये ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि अगर ये जाके डायरेक्टली उससे बात कर ले रहा है तो उससे क्या होगा कि इन दोनों के बीच में तो बातचीत हो जाएगा, एफ एंड एल के बीच में, लेकिन बाकियों को नहीं पता रहेगा कि इन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई थी। तो बिजनेस का काम है तो हर किसी को पता होना चाहिए। दैट इज़ द रीज़न ये जो चीज़ है ये एफ से स्टार्ट हो करके एल तक जाएगा तो ज़रूर, लेकिन इट शुड नॉट बी कि एफ ने डायरेक्टली जाकर एल से बात कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपने सीनियर को ऐसे कर कर के इन्फॉर्मेशन जो है वो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़रूरी है एंड वहाँ पे टाइम नहीं है, इफ़ इट इज़ वेरी नेसेसरी एंड देयर इज़ नो टाइम फॉर दैट, कि अभी समय ही हाथ में नहीं है कि वो सब किया जाए, तो उस केस में ये जो एफ है वो जा करके एल से डायरेक्टली मिल करके बात कर सकता है। एंड ये जो डायरेक्टली जा करके यहाँ पे ये इससे बात करेगा, इसे हम लोग कहते हैं गैंग प्लैंक।
ओके, तो ये जो डायरेक्टली जा करके वो बात कर सकता है, लेकिन बाद में उसे वो बात जब उसके साथ हो गया है, सो इट मस्ट बी, तो वो बात जो कि दोनों के बीच में हुआ है वो सबको पता होना चाहिए। तो बिजनेस में जो कुछ भी हो रहा है वो हर किसी को पता रहना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि सर अगर एफ एंड एल दोस्त हुए तो क्या वो बात नहीं कर सकते हैं? यहाँ पे दोस्ती का बात ही नहीं आता है, यहाँ पे सिंपली बात आता है कि बिजनेस का अगर कोई मैटर है तो उसमें एफ एंड एल डायरेक्टली बात नहीं करेंगे। बिजनेस मैटर को छोड़ करके वो अगर दोस्ती में बात करना चाहे तो वो लोग कैसे भी बात कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, अगर आपका नोट्स में है तो ये 10 यहाँ पे गलती से आ गया है, ये 10 है एंड ये 11 है। टोटल मिला के हेनरी फेयोल का 14 प्रिंसिपल्स होता है। तो उसमें जो 10th प्रिंसिपल है वो ये है, द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बाय फेयोल स्टेट्स दैट एवरीथिंग मस्ट बी इन ऑर्डर, एवरी रिक्वायर्ड थिंग एट द राइट प्लेस एंड एवरी रिक्वायर्ड इंडिविजुअल एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम, दिस विल स्टॉप केओस इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि भैया हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखो, जिस चीज़ को जहाँ होना चाहिए उस चीज़ को वहाँ पे रखो, जिस आदमी को जहाँ पे होना चाहिए एंड जिस टाइम में होना चाहिए। ये नहीं कि आदमी वहाँ पे है लेकिन टाइम में नहीं है, मतलब आदमी अपने ऑफिस में तो रहता है लेकिन जब मुझे ज़रूरत है तब वो नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फेयोल ने क्या कहा कि एवरीथिंग मस्ट बी इन ऑर्डर, सब चीज़ को एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए, जिसको जहाँ पे जब होना चाहिए था उसी टाइम पे वहाँ पे होना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि उसका जब मन चाहा वो आ करके वहाँ पे काम कर रहा है। तो एवरीथिंग मस्ट बी इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ओके, इससे क्या होगा कि जो केओस होता है, मतलब भाग दौड़ नहीं होगा बिजनेस में। ओके, फिर है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एवरी काइंड मस्ट बी ट्रीटेड द सेम, द फर्म शुड बिहेव विद एवरीवन विद जस्टिस एंड काइंडनेस, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि भैया इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, इसको ज़्यादा फेवर कर रहे हैं तो इसको कम फेवर कर रहे हैं, ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ओके, फिर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, एन इंडिविजुअल्स टेन्योर मस्ट बी केप्ट स्टेबल, देयर मस्ट बी नो फ्रीक्वेंट चेंजेस मेड टू हिज वर्क, ही मस्ट बी गिवन टाइम टू लर्न हिज जॉब, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर शुड नॉट टेक प्लेस। मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि एक आदमी को सीखने का टाइम देना है, ऐसा नहीं कि उसे 2 दिन के लिए यहाँ पे काम पे लगा दिया फिर उसे उठाकर कहीं और भेज दिया, फिर 2 दिन के लिए वहाँ पे काम किया फिर उठाकर कहीं और दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका जो टेन्योर है या फिर वो जितने टाइम के लिए बिजनेस में है वो एक फिक्स्ड टाइम के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आया 2 महीने काम किया फिर उसको भेज दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फिक्स्ड पीरियड के लिए लोगों को काम करना चाहिए। ओके, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है इनिशिएटिव। And a firm should take suggestions from its employees and everyone is free to give suggestions. The person whose suggestion is used must be rewarded. मतलब हर किसी से सजेशन लो कि बिजनेस को और कितने अच्छे तरीकों से चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ऊपर वालों ने बनाया वही सबसे बेस्ट है, नहीं, हर किसी से सजेशन लेना चाहिए। सजेशन शुड बी टेकन फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन, एंड अगर कोई सजेशन देता है एंड वो फर्म का काम आता है तो उस केस में उसे रिवॉर्ड भी देना चाहिए। फिर है एस, मतलब यहाँ पे सिंपली बताया गया है कि हर किसी का पार्टिसिपेशन बिजनेस में होना चाहिए। फिर है स्पिरिट द कॉप्स, देयर मस्ट बी अ टीम स्पिरिट एंड कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, देयर मस्ट बी स्पिरिट अमंग द वर्कर्स। अब ऐसा होगा कि मतलब उनमें कोई जोश ही नहीं, जो हम कहते हैं ना हाउस द जोश हाई सर, तो ये जोश के साथ उन्हें काम करना चाहिए। दे मस्ट वर्क विथ स्पिरिट। अब ऐसा नहीं होगा कि कोई काम पे आ रहा है वो सो रहा है, फिर उससे पूछो कि सर काम हुआ, हाँ कौन, ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे उसके अंदर में जोश होना चाहिए कि वो जोश के साथ काम कर सके। ओके, सो ये था हेनरी फेयोल का प्रिंसिपल, ठीक है। एंड यहाँ से आप चिंता मत कीजिए, आपको 14 का 14 प्रिंसिपल लिखने को नहीं दिया जाएगा। आपको हो सकता है कि कोई एक तो प्रिंसिपल दे दे कि व्हाट डिड हेनरी फेयोल से रिगार्डिंग द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को लेकर फेयोल ने क्या कहा है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 14 के 14 प्रिंसिपल एक टाइम पे लिखने को आपको नहीं दिया जाएगा। ओके, अब हेनरी फेयोल के जैसे ही हमारे और एक यहाँ पे साइंटिस्ट ही थे ये लोग बेसिकली, इस सब में हेनरी फेयोल वॉज एन इंजीनियर जहाँ तक मुझे पता है। तो यहाँ पे हेनरी
हेनरी फेयोल के जैसे और एक महारथी थे जिनका नाम है टेलर। वो दर्जी नहीं, ठीक है, इनका नाम है टेलर। तो सबसे पहला तो इन्होंने भी 5 प्रिंसिपल्स दिए, लेकिन इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो साइंटिफिक ज़्यादा है, मतलब वो साइंस को लेकर के ज़्यादा उनके अंदर में एप्लीकेशन है। इसीलिए इनका जो प्रिंसिपल है इसे हम लोग साइंटिफिक प्रिंसिपल कहते हैं। तो हेनरी फेयोल के अलावा टेलर का भी प्रिंसिपल जो है वो ज़्यादातर जगहों पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो टेलर का पहला प्रिंसिपल क्या है? साइंस, not rule of thumb. Taylor insisted that in a firm, efficiency can be increased by adopting scientific methods. He said that each work and the decision of doing the work should have a pre-planned scientific method, and this scientific method should be used instead of the old rule of thumb, which means that decisions are taken according to the manager's personal judgment. He said that work should be done scientifically. मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि टेलर ने ये कहा कि भैया तुम जो भी काम कर रहे हो उसको एक साइंटिफिक तरीके से करो, मतलब एक ऐसा तरीका जिसमें साइंस दिखता हो कि हाँ ये चीज़ हो रहा है तो इससे कुछ फ़ायदा है। अब वो नहीं कि पुराने ज़माने से वो चल रहा था तो वही होता हुआ आएगा। नॉट रूल ऑफ थंब, नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब कि पुराने ज़माने से अंगूठे के इशारे से ये सब करते हुए आए थे तो अभी भी यही करते हुए जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब है कि साइंस को लेकर के काम करो, क्योंकि ये साइंटिस्ट थे जहां तक मेरा ख्याल है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे साइंस का प्रिंसिपल बेसिकली दिया है कि साइंटिफिक चीज़ों का इस्तेमाल करके बिजनेस में मैनेजमेंट होना चाहिए, ना कि उन चीज़ों का जो कि बाबा आजम के ज़माने से चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है, ओके। फिर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। टेलर सेड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय शुड बी कंप्लीट हार्मनी। डिफरेंस बिटवीन द टू विल नेवर बी बेनिफिशियल टू अदर साइड। मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड ईच अदर्स इंपॉर्टेंस। मतलब जो वर्कर्स हैं या फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में मेल भाव होना चाहिए। देयर मस्ट बी हार्मनी बिटवीन द पर्सन्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जो एक आदमी है उसका दूसरे आदमी के साथ झगड़ा है फिर भी वो झगड़ा के अंदर में ही काम कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कोई पर्सनल ग्रज नहीं होना चाहिए इन दोनों के बीच में, क्योंकि अगर दो लोगों के बीच में पर्सनल ग्रज होगा तो इससे बिजनेस को नुकसान होगा। तो यही यहाँ पे टेलर ने कहा कि हर एक आदमी के बीच में हार्मनी होना चाहिए। इट मस्ट नॉट बी कि वो लोग झगड़े करके काम कर रहे हैं, ओके। फिर है कोऑपरेटिव नॉट इंडिविजुअलिज्म। टेलर सेड दैट द एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉयज शुड हैव म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग देमसेल्व्स। दे शुड वर्क टुगेदर एंड नॉट इंडिविजुअली, ओनली देन कैन द फर्म अचीव इट्स गोल एंड वर्क एफिशिएंटली। मतलब सबको मिल करके काम करना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो अपना काम कर रहा है वो अपना काम कर रहा है। मतलब अलग अलग काम मत करो, मिल करके काम करो, एज अ टीम वर्क काम करो, क्योंकि उसी स्टेज पे जा करके बिजनेस का जो ये है वो अचीव हो पाएगा। तो कोऑपरेशन के साथ काम करो, इंडिविजुअलिज्म मतलब एक आदमी अपने लिए काम करे उस तरीके से नहीं। फिर है टेलर इंसिस्टेड दैट द इफेक्टिवनेस ऑफ अ कंपनी ऑल्सो रिलाइज ऑन द एबिलिटीज एंड स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज। देयरफॉर ईच एंड एवरी एम्प्लॉय शुड बी ट्रेन्ड इन सच अ मैनर दैट ही वर्क्स अप टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। अब देखिए बिजनेस कितने अच्छे तरीके से काम करेगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये टोटली इस चीज़ के ऊपर में डिपेंड करता है कि वहाँ का जो मैनेजर या फिर वहाँ का जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कितना ज़्यादा एफिशिएंट है। वो जितना एफिशिएंट होंगे बिजनेस के लिए उतना अच्छा होगा काम करने के लिए। तो यही यहाँ पे टेलर ने कहा कि हमें इस चीज़ पे कोशिश करना चाहिए कि हम हर एक आदमी को सबसे ज़्यादा एफिशिएंट बनाएं, वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सके। हमें हर एक आदमी को ऐसा बनाना चाहिए। हमें ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि कोई एफिशिएंट है लेकिन वो थोड़ा एफिशिएंट है। मतलब जितना ज़्यादा एफिशिएंसी उसमें हो सकता है हमें उतना ज़्यादा एफिशिएंसी उसमें लाना चाहिए, क्योंकि जिसके पास जितना ज़्यादा एफिशिएंसी होगा वो उतना अच्छा बिजनेस में काम कर पाएगा। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, रेलिवेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन
टुडेज बिजनेस सिनेरियो, ये आपके सिलेबस में है नहीं, ये बस मैंने यहाँ पे नॉलेज के लिए दिया है। एंड सिंस अभी हम सिर्फ अपने एग्जाम के लिए स्टडी कर रहे हैं तो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये आ सकता है कंपैरिजन ऑफ टेलर एंड फेयोल्स प्रिंसिपल कि इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है। तो देखिए, टेलर का जो प्रिंसिपल है वो लो लेवल मैनेजमेंट के लिए है, क्योंकि उसमें उतना कुछ नहीं बताया हुआ है। अगर मैनेजमेंट लो लेवल पे होता है, छोटे लेवल पे मैनेजमेंट होता है, तो वहाँ पे टेलर का प्रिंसिपल काम आएगा। लेकिन फेयोल का जो प्रिंसिपल है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को ज़्यादा ध्यान में रख के बनाया गया है। मतलब इसका प्रिंसिपल जो है वो लो लेवल में ज़्यादा असरदार है एंड फेयोल का दोनों में ही है। फिर है इट फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर एंड इट फोकसेस ऑन डिलीवरिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी। अब टेलर का जो प्रिंसिपल था उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें हम यही देख रहे थे कि कैसे हम लोग अपने लेबर या फिर एम्प्लॉय को एफिशिएंट बना सकते हैं, जिससे कि हमारे बिजनेस में जो प्रोडक्टिविटी है या फिर जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर सके। हम उसी चीज़ को बेसिकली यहाँ पे देख रहे थे कि कैसे हम अपने बिजनेस में प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। वो चीज़ टेलर का प्रिंसिपल में बेसिकली उस चीज़ के ऊपर में ध्यान दिया जाता है। जबकि फेयोल का प्रिंसिपल में क्या है कि फेयोल का जो प्रिंसिपल है वो मैनेजर को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने पे ज़्यादा ध्यान देता है। मतलब ये मेनली इसका अगर कहा जाए तो ये प्रोडक्शन बढ़ाने पे ध्यान देता है एंड ये मैनेजर्स का एफिशिएंसी बढ़ाने पे ध्यान देता है। ओके, फिर इसके बाद है इट इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब टेलर का जो प्रिंसिपल है वो पहले क्या हुआ था उसको सोच करके बनाया गया कि पहले ये चीज़ हुआ था तो उसी को लिख लिया गया एंड उससे बनाया गया टेलर का प्रिंसिपल। लेकिन जो फेयोल का प्रिंसिपल है वो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन पे बनाया गया। मतलब ऑब्जर्वेशन हुआ, फिर एक्सपेरिमेंटेशन हुआ, देखा गया कि ये चीज़ इसमें काम करता है या फिर नहीं करता है तो कैसे करेगा, तो उसको ले करके फेयोल का जो प्रिंसिपल है वो वैसे बनाया गया है। ओके, फिर है टेलर का जो प्रिंसिपल है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लग पाएगा क्योंकि ये साइंटिफिक है, इसीलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इसको लगा पाना पॉसिबल नहीं है। जबकि फेयोल का जो प्रिंसिपल है वो हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में लगाया जा सकता है। फिर टेलर का जो प्रिंसिपल है वो साइंटिफिक है, मतलब साइंस को इसमें बेसिकली जहाँ पे ज़्यादा अहमियत दी गई है। जबकि ये जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन कंसेप्ट है, मतलब बिजनेस को कैसे चलाया जाए उस पर फेयोल ज़्यादा फोकस करता है। जबकि टेलर किस पे फोकस करता है, टेलर इस पे फोकस करता है कि हम लोग कैसे अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। फिर टेलर का जो प्रिंसिपल है उसमें बहुत चेंजेस आए हैं। मतलब टेलर का जो प्रिंसिपल जो कि अभी आपके सामने में था वो पहले हमेशा से ही वैसा नहीं था, वो बहुत चेंजेस हुए हैं उसमें। अब वो क्या चेंजेस हुए हैं वो अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फेयोल का जो प्रिंसिपल है वो जैसा फेयोल ने अपने बुक में देख करके रखा था वो सारा का सारा प्रिंसिपल आज भी ठीक वैसा ही है। सो ये फ़र्क था टेलर एंड फेयोल के प्रिंसिपल के बीच में। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो यहीं पे एंड होता है एंड अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड नीचे में अपने कमेंट्स सजेशन अगर आप हैं तो आप वहाँ पे दे सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये जो बुक है ये बुक का आज लास्ट डे है, टुडे इज़ द लास्ट डे। अगर आप इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आज इसका अंतिम दिन है, आप आज इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। आज सिर्फ ये 200 रुपये का है लेकिन कल से ये बुक 225 रुपये का हो जाएगा। तो अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको ख़रीद सकते हैं। सो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय एंड जय हिंद।